दोस्तों मैं सीएस सुदेश कुमार गुप्ता आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में हम कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ खास बातें करेंगे। कुछ खास क्वेश्चन है जिनको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात कि हम अपने घर पर कितना कैश रख सकते हैं, यानी कितना कैश घर पे रखना अलाउड है। दूसरा क्वेश्चन कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका एक बयाना अमाउंट हमें देना होता है या फिर रजिस्ट्री उसकी करानी होती है, तो उसमें कितना कैश इन्वॉल्व कर सकते हैं, या इसके अलावा कैश में हम लोन्स का लेना देना कितने अमाउंट तक का कर सकते हैं। अगर हम उस अमाउंट को क्रॉस करते हैं तो उस पर कितनी अमाउंट की पेनल्टीज़ हमारे ऊपर लग सकती हैं, या फिर कैश में गिफ्ट यानी रिलेटिव से गिफ्ट हो सकता है या नॉन रिलेटिव से गिफ्ट हो सकता है, ये ट्रांजैक्शन कितनी अमाउंट तक की कर सकते हैं। या इसके अलावा काफ़ी सारी कैश की ट्रांजैक्शन है जैसे डोनेशन है, परचेज या वेरियस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। इन सभी क्वेश्चन के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कैश रिटेंशन लिमिट कितनी है। देखिए दोस्तों, किसी भी इनकम टैक्स लॉ के अंदर या फिर जीएसटी लॉ या किसी भी दूसरे कानून के अंदर ऐसी कोई लिमिट मेंशन नहीं है कि आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कि आप घर पर कितना कैश रख सकते हो। आप कितनी भी अमाउंट तक का कैश रख सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं कि जितना भी कैश आप घर पे रखते हो उसकी कुछ ना कुछ आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर आपके पास कोई एक सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए कि वो कैश आपके पास आया कहाँ से। मे भी हो सकता है आपने वो कैश बैंक से निकलवाया हो, तो उसके लिए आपके पास बैंक से कैश की विड्रॉल स्लिप होनी चाहिए। हो सकता है आपने कैश में सेल की हो, अपनी दुकान में, शोरूम में या गोडाउन से, कहीं से भी सेल हो सकती है, तो उसके लिए आपके पास सेल बिल के कुछ प्रूफ होने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप सेटिस्फाइड कर देते हैं तो आपके लिए कैश रिटेंशन की कोई लिमिट नहीं है। आप घर पे चाहे 10 लाख रुपए रखिए, 20 लाख रुपए रखिए या 50 लाख रुपए रखिए, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। जितना भी आप कैश वहाँ पे रखोगे सारा का सारा कैश एक नंबर का कहलाएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर कितना कैश इन्वॉल्व हो सकता है। देखिए सेक्शन 269 क्या कहता है कि नो पर्सन शेल टेक और एक्सेप्ट एनी सम मोर देन 20,000 रुपीज़, यानी कि आप 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा की कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। किस केस में नहीं कर सकते? चाहे वो कोई लोन की ट्रांजैक्शन हो या डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन हो या फिर एनी स्पेसिफाइड सम। अब ये एनी स्पेसिफाइड सम क्या है इसे मैं आगे बताऊंगा। अभी क्या है कि 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक और बैंकिंग चैनल, यानी बैंकिंग चैनल से हम कितनी भी अमाउंट की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जो कैश यानी नोटों की गड्डियां, उस वे के अंदर हम 20,000 रुपए से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब ये एनी स्पेसिफाइड सम क्या है, या आप यूँ कहेंगे कि सर इसमें प्रॉपर्टी का तो कहीं कोई नाम आया ही नहीं। इसे मैं अभी बताता हूँ। देखिए कानून ने क्या क्लैरिफाइड किया हुआ है। एनी स्पेसिफाइड सम मतलब एनी सम ऑफ मनी रिसीवेबल वेदर एज एडवांस अदरवाइज इन रिलेशन टू ट्रांसफ़र ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, ज़मीन, जायदाद वगैरह वगैरह। तो इन सब के अंदर भी आप 20,000 रुपये से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। 20,000 रुपये से ज़्यादा की कैश की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, बेशक वो ट्रांजैक्शन आपकी मैच्योर हो या ना हो। यानी कि अगर आपने खाली बयाना दिया है उसके बाद भी ट्रांजैक्शन आपकी नहीं हुई, मैच्योर होना यानी रजिस्ट्री होना, रजिस्ट्री नहीं हुई, तब भी आप 20,000 रुपये से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि कैश में हम लोन का लेना देना कितनी अमाउंट तक का कर सकते हैं। इसके लिए अगेन सेक्शन 269 है। ये क्या कहता है कि कैश लोन और डिपॉजिट मोर देन 20,000 रुपीज़ नॉट अलाउड। ठीक है जी, 20,000 रुपये से ज़्यादा की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए किसी ने एक 10,000 रुपये का लोन पहले से दिया हुआ है जो कि बैंक से दिया हुआ है, लेकिन अगेन वो 10,000 रुपीज़ का लोन देता है तो अलाउड है, क्योंकि दोनों मिला के 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन अगेन वो अगर कैश में 10,000 पहले से है, 15,000 रुपये और देता है, मान लीजिए उसका 10,000 रुपीज़ लोन पहले से और बाद में 15,000 रुपये और देता है, तो दोनों मिला के 25,000 रुपीज़ हो जाता है, तो ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि कानून ने यहाँ स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि व्हाट इफ़ ओल्ड लोन आउटस्टैंडिंग, लेकिन बैंकिंग चैनल से वो कितना भी अमाउंट का लोन का लेना देना कर सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अब हम अगली बात करते हैं कि अगर हम इन कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट को क्रॉस करते हैं, यानी 20,000 रुपये से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व करते हैं, तो हमारे ऊपर पेनल्टीज़ के प्रोविज़न अप्लाई हो जाते हैं जो कि सेक्शन 271 सबसेक्शन डी के अंदर कवर होते हैं। पेनल्टीज़ क्या है अब यहाँ पे? 100% ऑफ द लोन अमाउंट। सपोज आपने 20,000 रुपये से ज़्यादा 50,000 रुपये की कैश की ट्रांजैक्शन कर ली, तो आपको मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का
पेनल्टी लग सकती है। लेकिन और वो पेनल्टी कब लगेगी, बट इफ़ AO सेटिस्फाइड द जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी आपका जो असेसिंग ऑफिसर है अगर वो उस कैश ट्रांजैक्शन से सेटिस्फाइड हो जाता है तो पेनल्टीज वेवर के भी प्रोविजन है। लेकिन ये वेवर सिर्फ ज्वाइंट कमिश्नर के पास पावर इसकी होती है कि वो इस पेनल्टीज़ को वेव कर सके। इसकी जेन्युइननेस और इसकी सीरियसनेस को हम एक केस से समझते हैं। सन 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था, वसन हेल्थ केयर वर्सेस एडिशनल CIT चेन्नई। इसमें क्या हुआ था कि वसन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के एक डायरेक्टर ने कैश में लोन लेकर, जो कि 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा का था, कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दिया और उस डिपॉजिट से कंपनी के लिए सैलरी, रेंट, EMI या लोन की जो भी EMI है वो सारी पेड कर दी। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना था और ये बोला था कि दिस इज़ नॉट ए ग्राउंड टू वेविंग ऑफ द पेनल्टीज़, यानी तब भी उस कंपनी के ऊपर कैश डिपॉजिट की पेनल्टीज़ लगी थी। कितनी लगी, 100% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट। अब हम बात करते हैं कि एक मैरिज के अंदर कैश का गिफ्ट कितने रुपए तक का इन्वॉल्व हो सकता है। देखिए, एज पर सेक्शन 56(2)(10) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ऑल गिफ्ट रिसीव्ड इन मैरिज आर 100% टैक्स फ्री। कितना भी गिफ्ट आप मैरिज के अंदर दे सकते हो, कोई भी टैक्स उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। अब वो गिफ्ट चाहे आपका रिलेटिव से मिला हो, नॉन रिलेटिव से मिला हो, आपके किसी दोस्त ने दिया हो या किसी पड़ोसी ने दिया हो, तब भी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। उस गिफ्ट की फॉर्म भी कुछ भी हो सकती है, मे बी वो कैश भी हो सकता है, बैंक, चेक, ज्वेलरी, कार, स्कूटर, व्हीकल, कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, AC, क्रॉकरी, पेंटिंग, गारमेंट्स, कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेप के अंदर हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैरिज के अंदर आपको कितनी भी अमाउंट का गिफ्ट दिया जाए तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन क्या होगा कि अगर एक रिलेटिव अदर देन मैरिज आपको गिफ्ट करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अदर देन मैरिज अगर रिलेटिव आपको कोई गिफ्ट करता है तो उसके ऊपर टैक्स के प्रोविजंस क्या हैं। देखिए, इनकम टैक्स का सेक्शन 56(2)(10) क्या कहता है कि अगर फ्रॉम रिलेटिव, वो रिलेटिव कितने हो सकते हैं, 38 रिलेटिव। वो रिलेटिव अगर आपको कोई गिफ्ट देते हैं अदर देन मैरिज क्या ओकेजन हो सकते हैं, जैसे आपका बर्थडे हुआ या एनिवर्सरी, तो वो सारा गिफ्ट भी 100% टैक्स फ्री है। 1 रुपए भी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, यानी 0 टैक्स है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो 38 रिलेटिव कौन से हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा। अब वो 38 रिलेटिव आपको वो गिफ्ट बेशक कैश की फॉर्म में दें, बैंक, ज्वेलरी, कोई व्हीकल की शेप में दे दें या फिर घर का कोई सामान दे दें, तो तब भी उसके ऊपर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन क्या होगा कि अदर देन मैरिज अगर एक नॉन रिलेटिव आपको गिफ्ट देते हैं कैश में, ये सारी जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ वो सारी कैश की बातें कर रहा हूँ। अदर देन मैरिज अगर आपको नॉन रिलेटिव गिफ्ट देता है तो अगेन सेक्शन 56(2) सबसेक्शन 10 अप्लाई हो जाता है। तो वो क्या कहता है कि फ्रॉम द नॉन रिलेटिव एनी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव एट द ओकेजन लाइक बर्थडे एंड एनिवर्सरी आर नॉट टैक्स फ्री इफ एक्सीड अ स्पेसिफाइड लिमिट। अगर वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा होता है तब वो टैक्स फ्री नहीं है, और स्पेसिफाइड लिमिट से कम होता है तो ऑब्वियसली अदर देन रिलेटिव भी टैक्स फ्री है। हु आर नॉन रिलेटिव्स आर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। तो और वो टैक्स के प्रोविजन क्या कहते हैं कि गिफ्ट आर 100% टैक्सेबल इफ रिसीव्ड कुमुलेटिवली मोर देन 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर नॉन रिलेटिव से 50,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट आपके पास आता है, वो बेशक एक रिलेटिव से मिला के हो या 10 रिलेटिव से मिला के हो, 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस पर 100% आपको टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वीडियो के हम एंडिंग पॉइंट की तरफ हैं, कि जनरल कैश की ट्रांजैक्शन कितनी इन्वॉल्व हम कर सकते हैं, यानी कैश में कितने की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। देखिए, कोई भी डोनेशन हो, बेशक मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, कहीं पे भी जाए, वो 2,000 रुपये से ज़्यादा अलाउड नहीं है। 2,000 रुपये से ज़्यादा अगर आप कैश में देते हो तो आपकी उसको सेक्शन 80G की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। कैश के जितने भी बिजनेस एक्सपेंडिचर हैं वो 10,000 रुपये से ज़्यादा अलाउड नहीं है। अगर आप 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा कैश में पेमेंट करते हो तो वो एज ए एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे। फिक्स एसेट्स जितनी भी आप परचेज कर सकते हो तो वो भी 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा अगर आपने उसकी कैश में पेमेंट की है तो आपको उस एसेट्स का डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप समझिए दोस्तों कि डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सेल के जितने भी इन्वॉइसेज हैं, मान लीजिए आपकी एक कपड़े की दुकान है और आपने वहाँ पे एक सेल की और उसका एक इन्वॉइस बनाया, उस इन्वॉइस के अगेंस्ट में आपने कैश की पेमेंट ले ली तो वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा ले ली तो उसके ऊपर भी आपके लिए पेनल्टीज़ के प्रोविज़न अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है परचेज़। अगर आप अपनी दुकान, शॉप,
फैक्ट्री के लिए कुछ सामान परचेज़ करते हो तो वो भी, उसके लिए भी लिमिट आपकी 10,000 रुपीज़ है। 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा अगर आप कैश में परचेज़ करते हो तो उसकी भी आपको कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। तो दोस्तों ये थे सारे प्रोविज़न जो कैश के लिए अप्लाई होते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई भी मन में सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। नमस्ते।